हेलो एवरीवन। आज मैं फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सी लैंग्वेज की आसान भाषा में क्लासेस। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, बीसीए बीटेक कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं और उन्हें सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है तो वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मेरी ये चौथी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग शुरू कैसे करेंगे, सी में प्रोग्रामिंग शुरू कैसे करेंगे। अभी तक मैंने खाली सी का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने बताया था सी क्या है, सी को कैसे शुरुआत करेंगे और सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, तो ये सब मैंने बताया था। आज हम सी प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। अभी तक जो किया था वो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होगा ये समझना है बहुत जरूरी। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या, देखिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले हमें लिखना होगा हैज इंक्लूड, फिर ये साइन आएगा और यहाँ लिखेंगे stdio.h, फिर ये साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन हमें लिखनी पड़ेगी हैज इंक्लूड conio.h। ये दो लाइनें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। कहाँ लिखनी पड़ेगी? ये लिखनी पड़ेगी हमें सी कंपाइलर पर। सी कंपाइलर बहुत सारे हैं, तो एक है टर्बो सी या टर्बो C++। ये कंपाइलर आपको सी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं। ये कंपाइलर किसके लिए यूज होते हैं? दोनों सी प्रोग्रामिंग के लिए। नॉर्मली जो लोग इसी पे प्रोग्रामिंग सीखी करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी नीले कलर की इसमें एक स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हैज इंक्लूड, ये साइन stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम लिखेंगे void void main, फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और इसके बाद हम यहां लिखेंगे डिक्लेरेशंस क्या है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर इनपुट लेंगे, इनपुट, फिर यहां पर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस, और फिर आउटपुट आएगा, आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद गेट ch फंक्शन लगेगा और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपका स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। ये जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर मतलब ये एक फार्मूले की तरह है। यही सीक्वेंस रहेगा प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम करते समय, इंस्ट्रक्शंस लिखते समय। ठीक है, तो अब समझना ये है क्या, ये सब है क्या। तो सबसे पहले जो हम कंपाइलर का पेज ओपन करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो stdio.h क्या है? ये देखिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल stdio.h का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। conio.h का मतलब क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये दोनों हेडर फाइल्स है। stdio.h
और conio.h, जो कि ये बाहर से आई है आपके प्रोग्राम में। इंक्लूड मीन्स क्या होता है? अपने में मिलाना। इंक्लूड का मतलब क्या है? अपने में कोई चीज मिलाना। तो ये जो है प्री प्रोसेसर है। हैज इंक्लूड क्या है? ये फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर है। हैज इंक्लूड फाइल प्री प्रोसेसर, फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर है। जो इसका काम जो है, इसका काम है बाहरी फाइल को आपके प्रोग्राम में लाना। हैज इंक्लूड का काम क्या है? बाहरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम में लाना। तो ये किन किन फाइलों को ला रहा है? stdio.h और conio.h। इनका काम क्या है? इन दोनों का जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस है, फंक्शंस आप समझेंगे आगे क्या है अभी बताएंगे हम। नॉर्मल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको यहां पर प्रोवाइड करना। अब उनको प्रोवाइड करने की आवश्यकता क्या है? उनको प्रोवाइड करने की आवश्यकता क्या है? अब जैसे कि आप कोई एक नई चीज लाए लेटेस्ट, और उसका यूज आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप कैसे करेंगे? जैसे एक घड़ी लाए लेटेस्ट और स्मार्ट वॉच, और उसका सारे फंक्शंस की आपको जानकारी नहीं है कि ये कैसे यूज होंगे, तो आप कैसे यूज करेंगे उसको? आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके साथ में आपको एक मिलेगा किताब टाइप का, जिसमें उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। उस किताब में क्या लिखा हुआ होगा? सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। तो वो पढ़कर आप उस स्मार्ट वॉच को चला सकते हो। तो वो किताब कहां से दी? जब आपने परचेज की स्मार्ट वॉच उसके साथ में मिली। उसके अगर वो नहीं होती तो आप उसको यूज नहीं कर सकते थे, उससे चला स्मार्ट वॉच को नहीं चला सकते थे। ठीक उसी तरह से ये किताबें हैं। ये क्या है? किताबें हैं जो हम यहाँ फंक्शंस यूज करेंगे। यहाँ पर उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है, उनकी इन फंक्शंस की इंस्ट्रक्शन कहाँ होंगी? इन हेडर फाइल्स के अंदर होंगी। उनकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होंगी? इन हेडर फाइल्स के अंदर होंगी। जब ये हेडर फाइल यहाँ आ जाएंगे तो वो इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएंगे, तो वो यहाँ काम करने लगेंगे। फंक्शन, वो फंक्शन यहाँ पर कार्य करने लगेंगे। इसीलिए ये हेडर फाइल्स हमें यहाँ इंक्लूड करानी पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे, बहुत सारी हेडर फाइल्स भी हैं। लेकिन अभी हम 2 ही हेडर फाइल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में 2 ही हेडर फाइल यूज होगी। ठीक है, तो ये जो है हम हेडर फाइल्स किस लिए यूज करते हैं? कि जो फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे उनकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होंगी? इनमें होंगी। तो वो यहाँ अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो फंक्शन कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि अगर किताब नहीं होगी स्मार्ट वॉच की, तो वो स्मार्ट वॉच आप नहीं चला पाएंगे। तो वैसे ये है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल्स हो गई। उसके बाद वॉइड मेन, ये सब स्मॉल में है लिखा हुआ। जैसे कैपिटल कोई लेटर आएगा मैं आपको बता दूंगा, जैसा यहाँ बता रहा हूँ एक एक चीज कॉमा भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब कुछ आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, और फिर उसके बाद वॉइड लिखेंगे और फिर स्पेस लिखेंगे VOID वॉइड, फिर उसके बाद स्पेस, फिर MAIN मेन, फिर छोटी वाली ब्रैकेट स्टार्ट, जो पैरेंथेसिस इसे बोलते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी है। कर्ली ब्रेसेस मतलब मजली ब्रैकेट। उसके बाद हमें क्या करना है? ये तो फिक्स है, इतना हर प्रोग्राम में लिखना है। ये फंक्शन है मेन, ये क्या है? फंक्शन मेन। और फंक्शन की एक पहचान है कि ये फंक्शन है या कुछ और है। सी में फंक्शन की पहचान क्या है? कि फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगी होगी। फंक्शन के आगे क्या लगा होगा? पैरेंथेसिस लगी होगी। पैरेंथेसिस लगी होगी, तो इससे पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन है। तो इसमें मैं बता रहा हूं, ये जो है फंक्शन की बॉडी है। ये फंक्शन की बॉडी है। इस फंक्शन की बॉडी में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। जो भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, वो कहां लिखेंगे? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में। जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे वो कहां लिखेंगे? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिक्लेरेशंस। डिक्लेरेशंस क्या है? डिक्लेरेशंस है वेरिएबल
के नाम डिक्लेयर करना जिसमें आपको डेटा स्टोर करना है, उनका डेटा टाइप बताना, ये सब क्या है, डिक्लेरेशंस है। जो नए फंक्शन बनाएंगे उन फंक्शन का नाम बताना, उनका रिटर्न टाइप बताना, उनकी आर्गुमेंट्स बताना। ये जो आप नए नए शब्द सुन रहे हो, आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप, ये सब आप आगे पढ़ोगे, तो आप अभी इस पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ डिक्लेरेशंस क्या है इसको समझना है। तो डिक्लेरेशंस क्या है, नई चीजों के बारे में बताना जो प्रोग्राम में यूज होंगी, उनका नाम क्या है, उनका डेटा टाइप क्या है, ये सब बताने का काम किसमें आता है, डिक्लेरेशंस में आता है। सबसे पहले डिक्लेरेशंस होती है प्रोग्राम में। जैसे कि आप क्या कोई, अगर आप कोई करने जा रहे हैं तो आपको भी डिक्लेरेशंस देनी पड़ेगी। कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वो चीज आती है डिक्लेरेशंस में। ठीक है, जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, तो आपको मार्कर चाहिए, तो मार्कर कौन सा मार्कर चाहिए, नीला चाहिए, काला चाहिए, ठीक है, नया चाहिए, उसमें इंक है या नहीं है, ये सब किस चीजों में आ जाएगा, डिक्लेरेशंस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इनपुट, जो आपने डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल, तो उसमें इनपुट। अब ये देखिए मार्कर आपको मिल गए, ठीक, अब उसमें इंक डालनी है क्योंकि आपको लिखना है, तो इंक क्या हो गई, इंक डालना क्या हो गया, इनपुट। जो जिसपे आप कार्य करना चाह रहे हो उसमें आपको वैल्यू देनी है, तो वैल्यू देने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो उन वेरिएबल्स में जो आपने डिक्लेयर किए हैं उनमें आपको इनपुट देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है प्रोसेस। जो आपने इनपुट दे दिया, इनपुट आपने दे दिया तो उस पर आपको कार्य करना है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस, वो कहलाएगा आपका प्रोसेस। जब आपने प्रोसेस कर दिया तो आपके पास आ गया रिजल्ट, और रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करना है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। जो डिस्प्ले आप करोगे वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका गेट ch क्या करता है, एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। आपका जो आउटपुट स्क्रीन है ब्लैक कलर की आएगी इसमें, तो उस स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा। अगर आप गेट ch नहीं लगाएंगे तो आप जैसे ही रन कराएंगे प्रोग्राम को, स्क्रीन आएगी चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आंसर आया था। तो आंसर देखने के लिए, स्क्रीन को रोक के रखने के लिए हमें क्या लगा रखा है, गेट ch फंक्शन लगा रखा है, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि आपने 3+5 का प्रोग्राम बनाया, तो 3+5 दो वेरिएबल लेंगे, उसमें हम यहां पर स्टोर कराएंगे। मान लिया डिक्लेरेशंस क्या होगी उसकी, int x y और एक z, x y z, ये हो गई डिक्लेरेशंस। ये क्या हो गई, डिक्लेरेशंस हो गई। ठीक, ये क्या हो गई कि हमने बता दिया तीन वेरिएबल है, x y z इनके नाम है, और इंटीजर उसका डेटा टाइप है। ये इंटीजर डेटा टाइप के, अब इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा x = 3, x = 3 और y = 5। 3+5 का जोड़ने का एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनपुट, ये क्या हो गया, इनपुट। अब प्रोसेस क्या होगा, z = x + y, ये क्या हो गया आपका प्रोसेस, ये क्या हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब z में क्या आ गया, रिजल्ट, x + y जुड़ा, तो इसमें एडिशन के बाद क्या आया, z में रिजल्ट आया, तो इसको डिस्प्ले करना है, तो यहां हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे %d और क्या करेंगे z। ये आपने डिस्प्ले कर दिया, तो ये क्या हो गया, आउटपुट। ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो ये इस तरह से आपकी डिक्लेरेशंस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। अब आप यहां पे कंफ्यूज होंगे, ये क्या है, ये कहलाते हैं वेरिएबल। ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल्स और कांस्टेंट दो चीजें होती हैं जो वैल्यू को स्टोर करके रखती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो पूरे प्रोग्राम में जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं हो सकती।
उन कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना होता है। कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप, फिर नेम, कांस्टेंट नेम आ जाएगा, कांस्टेंट नेम और फिर सेमीकोलन, कांस्टेंट नेम एंड सेमीकोलन। जैसे कि कॉन्स्ट इंट ए, और ए में दे दिया 10, तो पूरे प्रोग्राम में ए में 10 रहेगा, ए की वैल्यू बदली नहीं जा सकती। पूरे प्रोग्राम में ए में क्या रहेगा, 10 रहेगा, ए की वैल्यू बदली नहीं जा सकती, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। तो इसलिए इसे 99% हम वेरिएबल का यूज करते हैं, कांस्टेंट का यूज नहीं करते, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में वैल्यू बदलते रहते हैं। तो यहां पर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंपल तरीके से। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर नेम आ जाएगा, वेरिएबल नेम। अब डेटा टाइप क्या हो गया, जैसे इंट एक्स, सिंगल नेम ले सकते हैं। मल्टीपल नेम लेने हैं तो डेटा टाइप इंट एक्स वाई जेड, 3 4 5 जितने चाहो कॉमा लगा के आप कॉमा लगा के आप बहुत सारे वेरिएबल को ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको अलग अलग, ये तो एक डेटा टाइप है तो आप कॉमा लगा के ले सकते हो, एक ही तरह के हैं तीनों तो आप कॉमा लगा के ले सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग तरह के हैं तो क्या कर सकते हो, इंट एक्स वाई, दो जो एक तरह के एक साथ ले लिए, और अगर फ्लोट लेना है तो फ्लोट एम ले लिया। फ्लोट क्या हो गया, एम। तो अलग अलग तरह के हैं तो अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक ही तरह के है तो कॉमा लगा के आप एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो। ये डिक्लेरेशंस होती है, ये क्या होती है, डिक्लेरेशंस होती हैं, जो हम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखनी है इसमें, इस डेटा टाइप और वेरिएबल नेम में एक चीज याद रखनी है, जो वेरिएबल नेम है वो आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करेगा। आइडेंटिफायर के रूल्स बताए थे मैंने पहली क्लास में, आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करेगा। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या थे, आइडेंटिफायर के रूल्स ये थे कि जो नाम आप रखेंगे वो नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वो नाम क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल, उस नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो उस नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, उसको नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो हमारे वेरिएबल्स नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। चौथा रूल, हमें जो है स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा सिवाय अंडरस्कोर को छोड़कर, अंडरस्कोर, तो हमें स्पेशल सिंबल इसमें यूज नहीं कर सकते। तो आप और कोई भी नाम ले सकते हो। इन 4 नियम को फॉलो करते हुए, 4 नियम जो हमने बताए इनको देखते हुए आप कोई भी नाम रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, लेकिन उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम रखोगे, ठीक है, तो वो कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर हम शॉर्ट नेम लेते हैं, छोटे नाम लेते हैं, जिससे कि हमें प्रोग्रामिंग करने में ज्यादा टाइप ना करना पड़े। और दूसरे की वेरिएबल नेम ऐसा लेते हैं जो प्रोग्रामिंग के अनुसार सुटेबल हो, प्रोग्रामिंग के अनुसार सुटेबल हो, तो वो वेरिएबल नेम लेंगे। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग अनुसार से कैसे सुटेबल होगा, जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने का तरीका मैंने बताया। अब जो है इसमें कैसे रन कराएंगे, प्रोग्राम को रन कैसे कराएंगे, रन कराने के लिए सबसे पहले कंपाइल कराते हैं। सबसे पहले क्या कराते हैं, कंपाइल कराते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं रन कराने के। पहला प्रोसेस है कंपाइलेशन, तो कंपाइल कराएंगे किससे, Alt प्लस F9 की दबाएंगे, Alt प्लस F9 की दबाएंगे तो कंपाइल होगा। कंपाइलेशन में क्या होगा, ये पता चलेगा कि कितनी एरर है हमारे प्रोग्राम में, एरर कितनी है, वार्निंग कितनी है। एरर का मतलब है कि कहीं कॉमा लगाना तो नहीं भूल गए, कहीं हम इंट की स्पेलिंग तो नहीं भूल गए, कहीं इंट का आई कैपिटल तो नहीं बना दिया, कहीं हम यहाँ सेमी कॉलन लगाना तो नहीं भूल गए। अब सेमी कॉलन क्या है, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेमी कॉलन लगा है, डॉट और कॉमा, इस तरह से समझो, ये बड़ा बड़ा बना देता हूं,
ये देखो ये साइन, ये डॉट और नीचे कॉमा, ये सेमीकोलन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन कहां कहां लगना है? ये सेमीकोलन प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में लगना है, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लास्ट में, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लास्ट में ये सेमीकोलन लगेगा। हर इंस्ट्रक्शंस के लास्ट में ये सेमीकोलन लगेगा। कुछ जो जिन इंस्ट्रक्शंस में नहीं लगेगा वो हम आपको बताते रहेंगे, जैसे कि मेन के आगे सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहां पर सेमीकोलन नहीं लगेगा, बाकी आपको इसके अंदर सभी जगह सेमीकोलन लगेगा। जहां पे नहीं लगेगा वहां हम आपको बता देंगे सेमीकोलन कहां नहीं लगना है। अब लगता क्यों है? ये सेमीकोलन इसलिए लगता है, ये बताता है कि यहां पर एक इंस्ट्रक्शन फिनिश हो रही है, यहां पर एक सॉरी, यहां पर एक इंस्ट्रक्शन फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है। ये सेमीकोलन क्या बताता है? ये बताता है कि यहां पर एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है या फिनिश हो रही है, इसलिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। इसलिए प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में एक सेमीकोलन लगता है। तो ये जो कंपाइल कराने पर क्या होता है, हमें एरर पता चलती है कि कितनी एरर आई है, किस लाइन में क्या एरर है, उनको आपको सही करना है। अगर 0 एरर आई है तो आपका प्रोग्राम सही है। इसके बाद हम रन कराते हैं या एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए हम रन कराएंगे तो कौन सी की दबानी पड़ेगी? रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 दबाना पड़ेगा। ये रन कराने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस F9। इससे हम रन कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमारा प्रोसेस आएगा। अगर इनपुट लिया है तो इनपुट मांगेगा और आपका रिजल्ट दिया है तो रिजल्ट देगा। तो ये था प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ये मैंने बताया है। अब कल हम बताएंगे कि ये प्रिंटफ क्या है, ये बाकी और चीजें क्या है। अच्छा, एक चीज और, प्रोग्राम जब हम रन कराएंगे, रन कराने के बाद एक नई स्क्रीन आएगी काले कलर की, जिसको हम बोलते हैं कंसोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसोल। जो आपकी काले कलर स्क्रीन रिजल्ट दिखाने के लिए आएगी वो होगी कंसोल। और कंसोल के लिए आपको यहां CLR एक फंक्शन होता है, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। ये दोनों फंक्शन CLR SCR और CLR, ये दोनों फंक्शन जो हैं कंसोल से रिलेटेड है। ये क्या काम करता है? ये सबसे टॉप पे लगाया है, देखो, इनपुट से भी ऊपर, डिक्लेरेशन से नीचे। ये इसलिए लगाया है कि ऊपर जो भी पुराने प्रोग्राम है उनका डेटा डिलीट कर दे, क्लियर कर दे, हमारे साफ स्क्रीन आए हमारे पास, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसी का डेटा हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे। इसलिए हमने उसे क्लियर स्क्रीन कर दिया, तो पुराना डेटा को जो था क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब क्लियर स्क्रीन हमेशा टॉप पे ही लगाएंगे, नीचे लगा दोगे, यहां लगाओगे तो ये जो आपका डेटा भी लिखा गया है ना, वो भी आपका डेटा डिलीट हो जाएगा अगर यहां पे लगाया तो। इसलिए हम क्लियर स्क्रीन हमेशा टॉप पे लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं, जिससे कि पुराना डेटा डिलीट हो, आपका प्रोग्राम का डेटा वहीं रहे। ठीक है। और गेट CH इस मैंने अभी बताया था, स्क्रीन को रोकने के लिए लगाते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस जो है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स में होते हैं, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। ब्लैक स्क्रीन जिस पे आउटपुट आएगा वो कंसोल कहलाती है। क्लियर। और ये प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब stdio.h के फंक्शन है। इनकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होंगी? stdio.h में होंगी। क्लियर स्क्रीन की इंस्ट्रक्शन कहाँ होगी? folio.h में, हेडर फाइल्स में होगी। इसीलिए दोनों फाइल्स को यहाँ पर हमने इंक्लूड कराया है, अपने प्रोग्राम में लाए हैं। ठीक है। तो रन कराने के लिए हमारा क्या होगा? कंट्रोल प्लस F9। तो ये आपका प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सी में कैसे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे ये मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अब मैं अगले जो प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें ये चीज नहीं लिखूंगा, ये तो कॉमन है, ये आपको हर बार लिखनी होगी। मैं आपको यहाँ वाइड मेन से स्टार्ट कराऊंगा, जो भी प्रोग्राम यहाँ बताऊंगा वो वाइड मेन से स्टार्ट करा के बताऊंगा। ठीक है। अब आपको कल की क्लासेस में और नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिंटफ कार्य करेगा, कैसे स्कैनफ और कार्य करेंगे, ये सब बता दूंगा, मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा। तो इसी आज को इस क्लास को यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।